जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जिंदगी उसके साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी उसके साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं और हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो संघर्ष करिए मेरे दोस्तों, हताश होकर बिखरिए मत। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी रोशनी एक बार फिर आ जाए। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे साथ पढ़िए संसार का भूगोल और हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। तो देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दो प्रकार से गति करती है। आइए मैं ग्लोब के साथ आपको समझा देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है। धरती जो है, पृथ्वी जो है दो प्रकार से गति करती है। एक करती है घूर्णन अथवा दैनिक गति। मेरे दोस्तों, इस तरीके से जो घूम रही है ये पृथ्वी, ये है घूर्णन अथवा दैनिक गति। ठीक है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, इसी वजह से हम उसको दैनिक गति बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और दूसरी दोस्तों, ये जो है घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से परिक्रमण करती है, उसे हम वार्षिक गति भी बोलते हैं और परिक्रमण भी बोलते हैं। जैसे ये सूर्य है मेरे दोस्तों, और ये घूम भी रही है और इसके चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमण भी कर रही है। इसे वार्षिक गति बोलते हैं या फिर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। तो मेरे दोस्तों आइए अब हम पढ़ लेते हैं किसको, घूर्णन अथवा दैनिक गति को। मेरे दोस्तों देखिए, मैं आपको समझा दूं, पृथ्वी जो है इस देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है इस तरीके से, और इस तरीके से जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए 23.5 अंश झुकी हुई है, और यहाँ पे ग्लोब में भी देखिए ये झुकी हुई दिखाई गई है। ये पृथ्वी का एक मॉडल है। तो आइए मेरे दोस्तों अब समझते हैं। देखिए होता क्या है, पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी हुई है। अब देखिए इसमें जो है मैंने 3 रेखाएं दिखा रखी हैं। ये जो बीचों बीच जा रही है इसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो ऊपर है देखिए, ये 0 अंश होती है, ये अक्षांश है। कौन सा? अक्षांश रेखा है, 0 अंश, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये यहाँ से जब नीचे को चलेंगे यहाँ तक तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो जो 0 अंश है, जो विषुवत रेखा है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो 0 से बढ़ते शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक 90 अंश तक जाएंगे। ठीक, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं अंशों में बदलती चली जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश रेखाओं जो है उनके जो है अंश बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, जैसे ये 23.5 अंश पे जब आएंगे आप, तो ये वाली जो रेखा होगी इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैंसर, कर्क रेखा। अब जब हम नीचे आएंगे ऐसे 0 से बढ़ते शुरू होंगे और 23.5 अंश पे पहुंचेंगे तो मेरे दोस्तों ये वाली जो रेखा आएगी इसको हम मकर रेखा बोलेंगे। पहले इस चीज को समझ लीजिए, इसको बोलेंगे हम कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये दक्षिण उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो देखिए अगर हम साइंटिफिकली बात करें, फिजिक्स के हिसाब से बात करें, भौतिकी के हिसाब से, तो हमारी जो है पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हम जानते हैं। तो जो नीचे वाला ध्रुव है वो नॉर्थ पोल कहलाता है चुंबक का, और जो ऊपर वाला है वो साउथ पोल की तरह व्यवहार करता है। नीचे वाला जो ध्रुव है हमारा वो नॉर्थ पोल, चुंबक के नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है। ऊपर वाला जो ध्रुव है वो साउथ पोल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन हम ज्योग्राफी के हिसाब से हम इसको देखिए, जब जैसे ये उत्तरी ध्रुव हमारा ज्योग्राफी का बना हुआ है, वैसे ही दक्षिणी ध्रुव भी है। ऐसे ही जो है 2 ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव भी होते हैं, क्योंकि ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, साउथ, नॉर्थ और साउथ, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी के भी हैं। तो अगर भौतिकी के हिसाब से देखें तो ऊपर वाला साउथ होना चाहिए, नीचे वाला नॉर्थ होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दिशा में हमेशा जो पोल आता है उसको हम नॉर्थ बोल देते हैं, और जो दक्षिण में आता है उसको हम साउथ पोल बोल देते हैं चुंबक का। क्योंकि चुंबक जो है विपरीत, हमेशा जो है विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी का जो ऊपर का पोल है वो साउथ है, कि तभी तो हमारी विपरीत चुंबक जो है नॉर्थ पोल आ जाता है वहां, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है आकर्षित होते हैं, तो साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं
देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से हम उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को उत्तर दिशा में ही मान लेते हैं और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को हम दक्षिण दिशा में ही मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से नीचे नॉर्थ पोल होगा, ऊपर साउथ पोल होगा। अब देखिए आइए मेरे दोस्तों आगे समझते हैं। मैंने बता दिया कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो पूरा एक घूर्णन वो कितने देर में कर लेती है, कितनी देर में कर लेती है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। घूर्णन में लगा समय इसका 24 घंटे या 24 घंटे लगभग, या फिर 23 घंटा 46 मिनट और 4.09 सेकंड में एक घूर्णन कर लेती है। 24 घंटे या फिर 23 घंटा 46 मिनट 4.09 सेकंड में ये कर लेती है। और देखिए मेरे दोस्तों, ये जो पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अपने जो रोटेशन करती है वो पश्चिम से पूरब की ओर करती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए घूर्णन अवधि की बात करें तो हमारी पृथ्वी जो है, जो विषुवत रेखा पर है, वो कितनी स्पीड से घूमती है। देखिए 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है, या फिर 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मान ले, या फिर 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इतनी स्पीड से घूम रही है। और जैसे ही हम 60 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेंगे मेरे दोस्तों, 23.5 अंश ये है, तो कहीं जाकर यहां पर 60 अंश अक्षांश आएगा। ये 60 अंश वाली अक्षांश रेखा आएगी, तो यहां पर जो है 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी घूमती है। मतलब आधी हो गई है लगभग। कितनी गति हो गई यहाँ पर? आधी, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। और ध्रुवों पर जो है क्या है, शून्य है। ध्रुवों पर जो घूमती है ये लगभग 0 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब घूमती ही नहीं है। अगर देखिए, अगर हम इस घूर्णन गति की बात करें, अपने अक्ष पर घूमने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पर, जान लेते हैं। देखिए पवनों में, समुद्री धाराओं में क्या होता है, विक्षेपण होता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है पवनों में और समुद्री धाराओं में। ठीक है, फिर दैनिक ज्वार भाटा जो होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, कहीं दैनिक ज्वार भाटा कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ध्रुवों का चपटापन भी इसी वजह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, चपटी है, और जो है जो विषुवत रेखा है उस पर क्या है, थोड़ी उभरी हुई है। तो देखिए भूमध्य रेखा का उभार भी इसी वजह से है, घूर्णन की वजह से अपने अक्ष पर, और जो है अपनी ध्रुवों का चपटापन भी जो है वो किसकी वजह से है मेरे दोस्तों, वो भी इसी वजह से है, घूर्णन की वजह से। देखिए उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है हमारा, ये लगातार गतिमान है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, इसी वजह से जो है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है हमारा लगातार गतिमान है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। ठीक है, परिक्रमण पढ़ते हैं, रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखिए मेरे दोस्तों, ये मैं ग्लोब है और ये सूर्य है। मैं बता देता हूं कि कैसे चक्कर लगाती है। ये घूम रही है अपने अक्ष पर, और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चारों तरफ सूर्य के क्या लगा रही है, ये चक्कर लगा रही है। देख लीजिए ऐसे चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर क्या है स्थिति है, देखिए यहाँ पर स्थिति ये दिखाई है, और यहाँ पर स्थिति क्या दिखाई है, ये दिखाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है आखिर। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ मेरे दोस्तों अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है। आप ये देख रहे होंगे अंडाकार मार्ग है। ठीक है, इस मार्ग को हम पृथ्वी का ऑर्बिट बोलते हैं, पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इस मार्ग को, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और देखिए सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाती है तो कितने टाइम में लगाती है मेरे दोस्तों, ये 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है। मान लीजिए अगर यहां से पृथ्वी चली है तो वापस चक्कर लगाकर यहां आएगी तो कितना समय लेगी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेगी। ठीक, तो इसी को हम पूरा वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए औसत दूरी की बात करें। देखिए अलग अलग टाइम पे पृथ्वी की अलग अलग दूरी होती है। ठीक, तो अगर हम औसत दूरी की बात करें तो हमारी 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी औसत दूरी। पूरी सारी अलग अलग टाइम पे जो भी दूरियां हैं उनका औसत निकाल लिया साल भर का, तो कितना आता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, या 149.6 मिलियन। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है औसत दूरी। ठीक, देखिए अब जो है जब ये पृथ्वी जो है वार्षिक गति करती है तो देखिए एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। इन दोनों को समझ लेते हैं, उपसौर स्थिति क्या है, अपसौर स्थिति क्या है। देखिए उपसौर को हम बोलते हैं,
ठीक है, पेराहीलियन, और अपसौर को बोलते हैं एपीहीलियन। ठीक, उपसौर को बोलते हैं पेरीहीलियन और अपसौर को बोलते हैं एपीहीलियन। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, उपसौर के वक्त ऐसा होता है जब पृथ्वी अंडाकार मार्ग पर आती है तो एक समय ऐसा होता है कि सूर्य से उसकी दूरी न्यूनतम होती है। जब वो न्यूनतम दूरी होती है तो उसको हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। उस समय क्या होता है मेरे दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव होता है, क्या दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर होता है और उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सूर्य से दूर होता है। देखिए मैं आपको ये स्थिति दिखाई दे रहा हूं, अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो ये दक्षिणी ध्रुव जो है ये वाला एरिया सूर्य के चारों ओर है, मतलब सूर्य के सामने पड़ रहा है, और उत्तरी जो है मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर पड़ रहा है और उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य से क्या है, दूर हो जा रहा है। हमारा भारत जो है कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप समझ गए होंगे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, गर्मी पड़ रही होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही होगी, ठंड पड़ रही होगी। ठीक, ये तो हो गई उपसौर की स्थिति। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है मेरे दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, उस समय तो 3 जनवरी में हमारे भारत में क्या होता है, आराम से ठंड पड़ रही होती है। अब देखिए इसमें जो है कितनी दूरी होती है ये भी जान लीजिए। उपसौर के समय, पेरीहीलियन के समय 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि दूरी तो कम है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ठंड क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो है सूर्य की किरणें जो है उत्तरी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक, वो सॉरी उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो है सीधी पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो गई और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, ठंड हो गई। ठीक, अब देखिए अब आती है अपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति में क्या होता है मेरे दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा दूरी होती है उस समय, और वो समय होता है 4 जुलाई का। और मेरे दोस्तों मैं ग्लोब से आपको बता दूं कि देखिए ये स्थिति बनती है। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए ये वाली स्थिति बन रही है। अब क्या स्थिति है, पृथ्वी तो झुकी हुई है इधर को, अब जो है ये दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य से दूर हो गया है और जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने आ गया। और क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो आप समझ गए होंगे 4 जुलाई को क्या होती है, गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं और ठीक है उस समय क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि जो है ये अपसौर की स्थिति में ये कब होती है, ये 4 जुलाई की होती है और कितने किलोमीटर दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होता है सूर्य पृथ्वी से। ठीक, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर बोलते हैं या एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जब उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है तब क्या होता है, देखिए कुल तापक्रम में जो पृथ्वी पर जो कुल ताप प्राप्त होता है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, जब पृथ्वी जो है उपसौर की स्थिति में होगी तो 3 जनवरी को होगी तो क्या होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो किधर होगा, पृथ्वी की तरफ होगा, वो सूर्य की तरफ होगा सीधे। तो क्या होगा, जब पास होगा तो जो है यहां पर गर्मी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, गर्मी अपेक्षाकृत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी सूर्य का ताप ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जब अधिकतम दूरी पर होगी, अपसौर की स्थिति में होगी, तब क्या होगा मेरे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा और जो है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा तो सीधी किरणें पड़ रही होंगी उत्तरी गोलार्ध में और क्या होगा, वहां पर गर्मी पड़ रही होगी। लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से कुल सूर्य ताप जो होगा कम प्राप्त होगा, तो अपेक्षाकृत गर्मी क्या होगी, वहां पर कम होगी। तो मेरे दोस्तों अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखिए जो है कि ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, दिन रात की अवधि का अंतर कैसे आता है, इस चीज को हम जानते हैं। आइए दोस्तों हम पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति क्या रहती है इसको जान लेते हैं। देखिए मेरे हाथ में ग्लोब है, इसके जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, जब 23 सितंबर की बात लेते हैं हम, 23 सितंबर और 21 मार्च, इस पर क्या होता है मेरे दोस्तों, जो सूर्य जो है उसकी किरणें सीधे सीधे, ये जो आपको दिख रही है, ये लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन, लाल लाइन, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इस पर सीधे पड़ती हैं। ठीक, इसमें सीधे किरणें पड़ती हैं सूर्य की और फिर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। इन दोनों स्थितियों पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दिन उतनी ही अवधि का होगा 12 घंटे का, और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है दिन कितने घंटे का होगा, 12 घंटे का। होता क्यों है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे दोस्तों जब पृथ्वी जो है सीधी किरणें किस पर पड़ रही हैं, विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो जितने भी अक्षांश हैं उन पर जो प्रकाश है आधे अक्षांशों पर प्रकाश पड़ता है और आधे अक्षांशों पर प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, शरद विषुव। ठीक, जो 23 सितंबर वाला जो है उसे बोलते हैं शरद विषुव, क्योंकि इस दिन जो है क्या होते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और 21 मार्च वाले दिन को क्या बोलते हैं, बसंत विषुव बोलते हैं। इस वाली स्थिति को बसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ठीक, वर्नल इक्विनॉक्स शरद विषुव और ऑटोमनल इक्विनॉक्स बसंत विषुव। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। देखिए 21 मार्च की स्थिति से हम चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी जो है क्या हो रही है, झुकती हुई चली जा रही है। इस तरीके से कैसे चली जा रही है, देखिए झुकती हुई चली जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, पृथ्वी अभी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है कि इस पर विषुवत रेखा पर पड़ती जा रही किरणें। पृथ्वी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है धीरे 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 क्या हो रही है, झुकती चली जा रही है। और फिर यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, 21-22 जून को क्या होता है, 21-22 जून पर क्या होता है, सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, हमारी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक, कहां पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। और यहां पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी पूरी उत्तरी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाती है। अब फिर जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी फिर पृथ्वी जो है सीधी होने लगेगी और सीधी होने लगेगी और फिर क्या होगा, सूर्य जो है उत्तर दिशा से किधर की ओर चलना शुरू हो जाएगा, दक्षिण की ओर चलना शुरू हो जाएगा। अब जहां यहां पर क्या था, 21 जून और 22 जून को क्या था, सूर्य कहां था, उत्तरी गोलार्ध में था। ठीक, तो वहां पर दिन की अवधि क्या होगी मेरे दोस्तों, ज्यादा होगी। और जब यहां से 21 मार्च से चलेगी तो क्या होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सीधी है, दिन रात बराबर हैं, दिन रात बराबर हैं। फिर क्या होगा, सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि पृथ्वी झुकती हुई चली जा रही है। कैसे झुकती हुई चली जा रही है, इस तरीके से, और उत्तरी गोलार्ध सीधे सामने आ गया है। ठीक, तो जैसे जैसे ये झुकती हुई चली जाएगी उत्तर की ओर सूर्य बढ़ता हुआ चला जाएगा और दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी दिन की अवधि। और 22 मार्च को क्या, वो 21 और 22 जून को क्या होता है, दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। ठीक, दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है और फिर उसके बाद फिर क्या है, दिन की अवधि फिर घटने शुरू हो जाती है जैसे जैसे सूर्य जो है, पृथ्वी सीधी होती चली जाती है और सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि विषुवत रेखा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर आ जाता है। तो यहां तक की स्थिति समझ लीजिए। जैसे ही 21 मार्च से चलना शुरू हुई तो दिन की अवधि क्या थी, यहां पर दिन रात की अवधि बराबर थी। अब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी की ओर झुकना शुरू हो गया तो फिर क्या हो गया, दिन की अवधि क्या हो गई मेरे दोस्तों, बढ़ना शुरू हो गई। और 21 और 22 जून को क्या होता है, दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। फिर उसके बाद क्या होता है, दिन घटना शुरू हो जाता है क्योंकि क्या होता है, फिर जो है सूर्य उत्तर से पृथ्वी फिर उठना शुरू हो जाती है। ठीक, और जो सूर्य जो है किसकी ओर आना शुरू हो जाता है, विषुवत रेखा की ओर आना शुरू हो जाता है। और पृथ्वी फिर जब 23 सितंबर पर पहुंचती है, 23 सितंबर को इस स्थिति पर पहुंचती है तो क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात फिर बराबर हो जाते हैं और सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, दिन की अवधि बढ़ने लगी। ठीक, और फिर यहाँ से फिर क्या हुआ, दिन की अवधि थोड़ी थोड़ी घटने लगी। तो इस दौर में क्या होता है मेरे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी रहती है और रात की अवधि छोटी रहती है। यानी कि यहां से जब शुरू होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर दिन शुरू हो जाएगा और 6 महीने का दिन चलेगा 23 सितंबर तक। यानी उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव से और क्या शरद विषुव तक उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, 6 महीने का दिन रहेगा और 6 महीने की रात कहाँ रहेगी, दक्षिणी ध्रुव पर रहेगी क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो गया है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं 23 सितंबर के बाद क्या स्थिति आएगी मेरे दोस्तों। देखिए अब क्या हुआ है, पृथ्वी बिल्कुल सीधे यहां पर किरणें पड़ रही हैं, कहां पर, ये जो है हमारी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो है जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, देखिए उठती हुई चली जा रही है, उठती हुई चली जा रही है। यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य की ओर उठना शुरू हो गया है और जो है उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य से दूर होना शुरू हो गया। अब आप समझ गए होंगे क्या स्थिति आई है, यानी सूर्य जो है अब दक्षिण की ओर जाने लगा है, मकर रेखा की ओर जाने लगा है। अब जब मकर रेखा की ओर जाने लगेगा, नीचे की ओर दक्षिण की ओर, तो क्या होगा, यहां से जो अब है दिन की अवधि दक्षिणी गोलार्ध में बढ़नी शुरू हो जाएगी और यहां पर 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा बड़ा दिन होता है, कहां पर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, और फिर उसके बाद जो है फिर घटना शुरू हो जाएगा दिन। लेकिन इस अवधि में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी
यहाँ पर दिन की अवधि ज़्यादा होगी, हमेशा यहाँ पर दिन क्या होगा 12 घंटे से ज़्यादा का रहेगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, 22 दिसंबर को ये वाली स्थिति बनती है जहाँ पर सीधे किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा की ओर पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है और इस स्थिति में क्या होगा, दिन की अवधि जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। और फिर क्या स्थिति होगी, जैसे ही दोस्तों यहाँ से जो है दक्षिणी गोलार्ध ऊपर की ओर होना शुरू होगा सूर्य की ओर, और जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी, वहां पर यह स्थिति बनेगी कि अब जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है रात होना शुरू हो जाएगी, और यहां से यहां तक उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, रात होगी 6 महीने की। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, दिन होना शुरू हो जाएगा यहां से और यहां तक, यानी कि 6 महीने 23 सितंबर से यानी कि शरद विषुव से 21 मार्च यानी बसंत विषुव तक क्या रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति क्या रहती है। तो आइए दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं यहीं अपनी खत्म करता हूं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हम इसको पृथ्वी की गतियों को पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कि जो है मेरे दोस्तों ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, और अच्छे से हम जानेंगे कि 21 और 22 जून की स्थिति क्या होती है, और जो है 23 और मेरे दोस्तों यहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है, और शरद विषुव और बसंत विषुव को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरे अंदर कोई कमी पढ़ाते हुए नजर आ रही है तो मेरे दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको उसमें जरूर सुधार करके दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।